हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं अम्ल क्षार एवं लवण यानी कि एसिड, बेस और साल्ट के बारे में। आज इस चैप्टर का हमारा दूसरा लेक्चर है। इसके पहले लेक्चर में हमने एसिड के बारे में चर्चाएं कर ली थी। एसिड क्या होते हैं, एसिड की भौतिक गुण, एसिड के रासायनिक गुण और एसिड के उपयोग के बारे में हम लोग यानी कि अम्ल के उपयोग के बारे में पढ़ लिए थे। अब इस दूसरे लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्षार के बारे में यानी कि बेस के बारे में। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं क्षार। अब क्षारक होता क्या है? अगर हम बात करें कि क्षारक होता क्या है, तो अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा, बेसिक वाला, इंट्रोडक्शन वाला, तो उसमें क्या बताया गया था? उसमें बताया गया था क्षार वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे या कड़वे होते हैं। ये तो क्षार का हमारा बेसिक था। जो पहले प्राचीन समय में हम क्षार को कैसे पहचानते थे? क्षार वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार क्या होते हैं? क्षार वे होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। खट्टे तो अम्ल होते हैं, जो स्वाद में कड़वे होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे स्थितियां चेंज हुई, सदी बदली, वैसे वैसे क्षार की परिभाषा भी बदल गई। अब क्षार की परिभाषा जो नई आई उसे दिया आर्हेनियस ने। तो पहले आप लिख लीजिएगा क्षार क्या होते हैं। क्षार स्वाद में, ये तो लिखना यार जरूरी, तो गुण में लिखवाया ही जाएगा, बस जानिए आप। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अब क्षार की परिभाषा, ठीक है, क्षार की परिभाषा, तो वे रासायनिक पदार्थ, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? वे रासायनिक पदार्थ। बस देखिए, अभी तक हम लोगों ने अम्ल में क्या पढ़ा था? अम्ल वे रासायनिक पदार्थ है जो जलीय विलयन में आयनित होकर या वियोजित होकर केवल H+ आयन देते हैं, धन H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, वे क्षार कहलाते हैं। ठीक इसी प्रकार अम्ल में हो जाएगा क्षारक में हो जाएगा वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में योजित होकर ऋण आयन के रूप में केवल OH- आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्या हो जाएगा? जो बस जलीय विलयन में वियोजित होते हैं और केवल क्या देते हैं? OH आयन देते हैं। जैसे आप फिगर से पहले समझ लीजिए, फिर डिफिनेशन दिखाऊंगा आपको। ये क्या है? ये जल है, ठीक है। और जल में जब यहां से एक बोतल हमने लिया और इस बोतल में हमने क्या भरा था? क्षारक, ठीक है। अब जैसे ही क्षार इसमें मिला और इसका फिर मिलाने के बाद से इसका विलयन बनाया गया। क्या बनाया गया? इसका विलयन बनाया गया। तो ये जो विलयन बना, इस विलयन में जब इस क्षार आयनित होगा तो इसमें से क्या निकलेगा? OH- आयन निकलेगा। और इसी से हमें पता चलेगा वो गैस नहीं है, वो अलग हो जाता है। वो आपको दिखाने समझाया जा रहा है, ठीक है। तो OH आयन के रूप में वियोजित हो जाता है। तो क्षार में से क्या निकलेगा? OH- आयन। अर्थात जब किसी जलीय विलयन में कोई रासायनिक पदार्थ डालने पर OH ऋण आयन प्राप्त होता है तो वे विलयन में जो पदार्थ डाला गया वो क्या है? हम समझ जाएंगे, क्षार है। और यही परिभाषा किसके अनुसार है? आर्हेनियस के अनुसार। अब परिभाषा लिख लीजिएगा। परिभाषा लिखेंगे तो वे रासायनिक पदार्थ, भाई नोट्स बनाते रहिएगा, इसीलिए मैं लिखवाता भी और लिखता भी हूं। वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर क्या हो जाते हैं? वियोजित हो जाते हैं। वियोजित होकर, जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल ऋण आयन के रूप में, कैसा आयन होता है? तो ऋण आयन होता है। तो ऋण आयन के रूप में OH- आयन देते हैं। वे क्या कहलाते हैं? सर जी, वे क्षारक कहलाते हैं। भाई साहब, ये हो गई इसकी परिभाषा। अब मैंने बताया था केमिस्ट्री का, अगर आप पेपर लिख रहे हैं, किसी से पेपर लिख रहे हैं केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री का पेपर लिखते समय आपको एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है। तो आप एक ही एग्जाम्पल लिखिए, दो लिखेंगे तो ज्यादा सुंदर रहेगा। सॉरी, एग्जाम्पल हो गया KOH, NaOH, ये दो आपके एग्जाम्पल हो गए। तो क्षार के एग्जाम्पल लिखना, देखिए अम्ल लिखिए, क्षार लिखिए, परिभाषा के साथ साथ एग्जाम्पल लिखना भी जरूरी है। अब ठीक इसी प्रकार हम पढ़ेंगे क्षार भी। जैसे देखिए, अब अम्ल पढ़ा था हमने, ठीक है, अभी क्या पढ़ा था? अभी अम्ल पढ़ा था। अब क्षारक भी वही अम्ल की भांति होते हैं। अम्ल क्या होते थे? अम्ल मूलतः दो भागों में विभाजित किए जाते थे जलीय विलयन में वियोजन के आधार पर, ठीक है। दो भाग इनका कौन कौन सा था? सर जी, पहला
प्रबल क्षारक, उसमें प्रबल अम्ल होता था, इसमें प्रबल क्षार, और दूसरा दुर्बल क्षार। परिभाषा सेम रहेगी, परिभाषा क्या रहेगी, परिभाषा सेम रहेगी। अम्ल क्या होते थे, प्रबल अम्ल क्या होते थे, इसमें देखिए वो भी रिवाइज होता जा रहा है, इसलिए मैं दोनों को रिलेट करके पढ़ाता हूं। प्रबल अम्ल क्या होते थे, सभी प्रबल अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णता वियोजित होकर H आयन देते थे, वो प्रबल अम्ल कहलाते थे। दुर्बल अम्ल क्या होते थे, सर वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णता वियोजित नहीं होते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक इसी प्रकार वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णता वियोजित होकर OH माइनस आयन देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। और वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णता वियोजित नहीं होते हैं, उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं। बस एग्जांपल लिख लीजिए, परिभाषा सेम है तो परिभाषा आप लिख लेंगे। मुझे नहीं लगता है मुझे यहाँ परिभाषा लिखवाने की कोई आवश्यकता है, यहां मुझे कोई परिभाषा लिखवाने की आवश्यकता है, बस एग्जाम्पल की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप एग्जाम्पल देख लीजिए। पहले दुर्बल का लिख लेता हूं, तो दुर्बल का अगर हम लोग लिखे एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल देखिएगा थोड़ा ध्यान से। Al OH होल ट्वाइस, और फिर एक हो जाएगा NH3OH, ये दो एग्जांपल इसके हो गए। अब प्रबल क्षार के दो एग्जांपल ऊपर वाला ही आप लिख सकते हैं, दोनों ऊपर जो लिखा हुआ क्या है, वो प्रबल क्षार है। तो ये हो गए आपके दो दुर्बल अम्ल और दो प्रबल क्षार। चीजों को देखिए ध्यान से समझते चलिए। अब फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करवाऊंगा। क्या देखिए, ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, ये आर्हेनियस वाला हमेशा पूछा जाता है। पहला जो डिफिनेशन दिखाया गया है, क्षार क्या होता है, सर क्षार वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में वियोजित या आयनित होकर, क्षार वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में आयनित होकर ऋण आयन के रूप में केवल OH माइनस आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं क्षार, OH माइनस आयन। अम्ल कौन सा आयन देते हैं, सर जी H आयन। अम्ल धनायन देता है या ऋणायन देता है, सर जी अम्ल धनायन देता है। क्षार क्या देता है, धनायन देता है कि ऋणायन देता है, सर जी क्षार ऋणायन देता है। अच्छा भाई, किसी क्षार के दो एग्जांपल बता दो, सर जी NaOH और KOH। अच्छा, क्षार को उसके आयनन के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जाता है, सर जी दो भागों में। कौन कौन से, सर जी प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। अच्छा, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार में अंतर क्या है, सर जी प्रबल क्षार वे क्षार होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णता वियोजित होकर ऋणायन देते हैं या OH आयन देते हैं। सर जी दुर्बल क्षार वे क्षार होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णता वियोजित ही नहीं होते हैं, उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं। ठीक है भाई, आप दुर्बल क्षार के एग्जाम्पल बता सकते हो, जी सर बता सकते हैं। क्या है, सर जी AlOH का होल थ्राइस और सर जी NH3OH। बहुत बढ़िया। आप प्रबल क्षार का एग्जाम्पल बता सकते हो, यस सर बता सकते हैं, NaOH और KOH। तो इतनी चीजें जैसे मैंने आपको बताई, आपको भी याद होनी चाहिए। एकदम बेसिक चीजें हैं, सिंपली आपको समझा के, इसलिए छोटी टॉपिक मैं लेता हूँ, धीरे धीरे समझाता हूँ। ठीक है, एक चैप्टर भी आपका धीमे धीमे चलता है, बेसिक चलता है, तो उसको पढ़ते रहना है, बीच बीच में रिवाइज करते रहना है। अब देखिए, आज के लेक्चर में मैंने अम्ल को भी थोड़ा रिवाइज कर दिया, तो आपके कॉन्सेप्ट में क्लियर बैठ गया होगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्षार के भौतिक गुणों के बारे में। ये चर्चाएं करने के बाद सब क्या करेंगे, जिसको भाई स्क्रीनशॉट लेना है अपना स्क्रीनशॉट लेकर खाली हो जाइए। क्षार के भौतिक गुण, चलिए भौतिक गुण पर चर्चा कर लेते हैं। और भौतिक गुण के बाद फिर रासायनिक गुण और फिर उपयोग, फिर आपका क्षार खत्म हो जाएगा। फिर अगला टॉपिक होगा आपका लवण। तो लवण तो अगले लेक्चर में ही हम लोग पढ़ेंगे। अभी इसके बाद जब आप लोग क्षार और लवण पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे टॉपिक है सूचक वाले। ठीक है, क्षारकों के भौतिक गुण, चलिए क्षारकों के भौतिक गुण। अब हमारे में कुछ भौतिक गुण होते हैं और कुछ रासायनिक गुण होते हैं, उसी प्रकार क्षार के भी होते हैं। तो पहला 4 लिखना जरूरी है, भौतिक गुण नहीं पूछता है, मैं रासायनिक गुण पूछता है, लेकिन आपको याद रहना चाहिए। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट, जो क्षारक होते हैं वो क्या होते हैं, सभी क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। पहला सबसे क्षारक क्या होते हैं, क्षारक जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं, खाने में कड़वा लगेगा। अच्छा, अब जो भी चीजें आपको खाने में कड़वी लगती है उसमें समझिएगा क्षार होता है। दूसरा, क्षारक
जल में विलय होते हैं। ठीक है, अगर क्षारक जो होते हैं इनको जल में डाल दिया जाए तो ये जल में विलय होते हैं। विलय दिया मैंने, विलय। ठीक है, ये जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं, ये जल में आसानी से मिल जाते हैं। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, जो आपके क्षारक होते हैं ये साबुन के समान चिकने होते हैं। पहले तीसरा पॉइंट ये लिख लीजिएगा। क्षारक क्या करते हैं, लिटमस वाला लिख लीजिए। क्षारक लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। कैसा कर देते हैं, नीला। ठीक है, चौथा लिख लीजिएगा, जो क्षारक होते हैं वो, जो क्षारक होते हैं वो साबुन के समान, जो साबुन आप टच करते हैं साबुन के समान चिकने होते हैं। यानी कि स्पर्श करने पर साबुन के समान आपको प्रतीत होंगे। ये पॉइंट देखिए, याद करने का एक सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट, जो आप लोग लिटमस पेपर में कंफ्यूज आते हैं। बेस मतलब क्षार ब्लू करेगा, बी से बी, बेस मतलब क्षार होता है, और ये क्या करेगा, ब्लू करेगा। तो इंग्लिश वर्ड से आप करेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। बेस क्या करेगा, ब्लू करेगा। अब ब्लू करेगा तो ब्लू किसको करेगा, तो बचा रेड, तो रेड को ब्लू करेगा। तो ये थे हमारे क्षार के भौतिक गुण। जल्दी से क्षार के भौतिक गुण कर लीजिए, छोटे छोटे पॉइंट थे। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये साबुन के समान स्पर्श करने पर चिकने होते हैं, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, और ये जल में विलय होते हैं। ये क्षार के 4 भौतिक गुण थे। रासायनिक गुण सबका पढ़ना इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बताया था। रासायनिक गुण आपको याद होने चाहिए, और साथ ही साथ रासायनिक गुण का मेन इंपॉर्टेंट होता है रासायनिक समीकरण। वो समीकरण आपको तैयार होना चाहिए। अगर आपसे रासायनिक गुण पूछता है तो आप बस समीकरण भी लिख देते हैं हेडिंग डालकर, तो वो आपकी कंप्लीट मानी जाएगी। लेकिन अगर टॉपिक आप लिख देते हैं लेकिन समीकरण नहीं लिखते हैं तो आपकी इनकम्प्लीट मानी जाएगी। चलिए अब चलते हैं हम रासायनिक गुण की ओर। किसकी ओर बढ़ा जाएगा, अब रासायनिक गुण की ओर बढ़ा जाएगा। चलिए, क्षार के यहां भौतिक की जगह क्या कर दिया जाए, रासायनिक गुण। भौतिक की जगह क्या कर दिया जाए, रासायनिक गुण। चलिए, रासायनिक गुण, क्षार के रासायनिक गुण। तो पहला, धातु से अभिक्रिया। हेडिंग डाल देंगे धातु से अभिक्रिया। अब आप इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्षारक धातु से अभिक्रिया करके, धातु से क्या करते हैं, अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त करते हैं, H2 गैस मुक्त करते हैं, H2 गैस मुक्त करते हैं। चलिए हम एग्जांपल करवाते हैं, समीकरण लिखते हैं। रासायनिक समीकरण Zn प्लस, Zn क्या है, क्षार है, जिंक है, सॉरी धातु है, क्या है, जिंक है। अब एक क्षार ले लेते हैं तो प्रबल क्षार NaOH। इसकी अगर रासायनिक अभिक्रिया हम करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, Na2ZnO प्लस H2। हाइड्रोजन गैस आपको मुक्त होती हुई दिखाई दे रही है कि नहीं, हाइड्रोजन गैस आपको मुक्त होती हुई दिखाई दे रही है कि नहीं। तो सबसे सिंपल मैंने आपके सामने लिख दिया, सबसे सिंपल एग्जांपल मैंने आपको लिख दिया। ठीक है, और इसको एक बात याद रखिए, थोड़ा सा पूछा जाता है, इसको सोडियम जिंकेट बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। Na2ZnO को सोडियम जिंकेट बोलते हैं, और इसको तो पता ही है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए आगे की ओर अगर बढ़ा जाए तो अब पहले इसको करवा लीजिए, फिर इसकी धात्विक ऑक्साइड के साथ, अधात्विक ऑक्साइड के साथ भी अभिक्रिया लिखते हैं। जब हम लोग अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करवाते हैं ना, जब इसकी हम अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो कार्बोनेट और जल बनता है। क्या बनता है, कार्बोनेट और जल। चलिए
चलिए, अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया, अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया क्या बनेगा भैया, कार्बोनेट और जल बनेगा। आप देखिए इसको लिख भी सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है, मैं लिखता हूँ मार्कर की, वही चीज आपको करके दिखाता हूँ, तो फिर क्या बार बार एक ही चीज लिखूं। आप इसमें क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा क्या है, जो क्षार है वो अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कार्बोनेट प्लस जल बनाता है। क्या करता है, कार्बोनेट प्लस जल बनाता है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, कार्बोनेट प्लस जल बनाता है। क्या क्या बनाता है, कार्बोनेट प्लस जल बनाता है। क्या क्या बनाएगा सर जी, कार्बोनेट और प्लस जल बनाएगा, जिसे हम लवण प्लस जल भी करते हैं। कार्बन क्या होता है, ये लवण होता है, तो लवण प्लस जल, लवण, ठीक है, लवण प्लस जल बनाता है। तो एग्जांपल अगर देखा जाए तो अधात्विक ऑक्साइड ले लेते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए, और फिर हमें क्या लेना है, अम्ल लेना है, सॉरी क्षार लेना है, तो CaOH का होल ट्वाइस। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। लिख देता हूं, क्या रहेगा आपको, बुझा हुआ चूना, इसे हम लोग बुझा हुआ चूना भी करते हैं। कभी सूत्र पूछ रहा है, बुझे हुए चूने का सूत्र बताइए, तो CaOH का होल ट्वाइस। अब इससे बनेगा क्या, तो बनेगा CO3 प्लस H2O। तो ये आपका लवण है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, लवण है, और ये क्या है, जल है। तो बन गया लवण प्लस जल। तो जब भी अधात्विक ऑक्साइड के साथ हम क्रिया करवाएंगे तो वहां पर क्या बनेगा, वहां पर लवण प्लस जल बनेगा। क्या बनेगा, लवण प्लस जल बनेगा, ठीक है। वहां पे क्या बन जाएगा, लवण प्लस जल बन जाएगा। देखिए अब आपको ये कोई नहीं बताएगा, ये सब कोई नहीं बताता है जो मैं बताने जा रहा हूं। हो गया। अब देखिए एक तीसरा सबसे सिंपल लिख सकते हैं हम लोग, अम्ल के साथ क्रिया, जो कि हम लोग लवण में भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, और इसका अम्ल में भी यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, किसके साथ हम यूज कर सकते हैं, अम्ल में भी, लवण में भी, और क्षार में भी, ठीक है। एक तो आप सब याद रख लीजिएगा, जो कि है क्षार के साथ, क्षारक की अम्ल के साथ अभिक्रिया, इसको एकदम, ये मास्टर की है, मास्टर रिएक्शन, ठीक है। ये क्या है, ये मास्टर रिएक्शन है। ये आप किसी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन बच्चे वहां पे समझ नहीं पाते हैं। मास्टर, जैसे मास्टर की होती है, मास्टर रिएक्शन है, मतलब आप किसी भी या लवण वाले में रासायनिक गुण में इसको लिख दे तब भी चल जाएगा, इसको अम्ल में लिख दे तब भी चल जाएगा, इसको क्षार में लिख दे तब भी चल जाएगा। कैसे, क्योंकि देखिए ये क्षार की अम्ल से क्रिया, जब क्षार अम्ल से क्रिया कर रहा है तो यहाँ पे अम्ल भी क्षार से कर रहा है, और जब अम्ल क्षार क्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण प्लस जल बनता है। तो बस देखिए बना दीजिए, इसी क्षार हमको लेना है, तो हम ले लेते हैं पहले, ये हो गया हमारा HCl, NaOH, पहले क्षार ही ले लेते हैं, NaOH, ठीक है, प्लस अम्ल हो गया हमारा HCl, बनेगी क्या सर जी, बन जाएगा NaCl प्लस H2O। ये हो गया लवण और ये हो गया जल। ये देखिए कोई नहीं बताएगा आपको कि ये भी रिएक्शन आप लिख सकते हैं, ये आपका तीसरा वाला रिएक्शन है, और ये क्या है, मास्टर की है। इसे आप अम्ल में भी लिख दीजिए, इसे आप क्षार में लिख दीजिए, इसे आप लवण में लिख दीजिए, तीनों में ये रिएक्शन चल जाएगा। तो ये रिएक्शन सबसे सिंपल है, सबसे इजी है, इसको याद करें। और ये हमारा क्या होता है, इसको ध्यान दे दीजिएगा, ये हमारा नमक का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है, नमक का सूत्र होता है, ये नमक है, ठीक है, ये क्या है, नमक है। चलिए अब एक और आपको बता देते हैं आगे की ओर, एक और बताना जरूरी है। अब देखिए कुछ क्षारक जो होते हैं ना, वो गर्म करने पर क्षारक ऑक्साइड में और जल में वियोजित हो जाते हैं। इसको चौथा डाल के लिख सकते हैं। कुछ मैं सबसे इजी लिखवाता हूं जो आपको याद करने में आसानी हो। कुछ क्षारक गर्म करने पर क्षार ऑक्साइड तथा जल में वियोजित हो जाते हैं। तथा किसमें वियोजित हो जाते हैं, जल में वियोजित हो जाते हैं।
भाई साहब ये साइंस है, तो बोलने से तो चलेगा नहीं। सर जी एग्जांपल दीजिए, रिएक्शन कीजिए और प्रूफ कीजिए। तो लो भाई एग्जांपल ले लो। एग्जांपल क्या लेंगे, तो हम ले लेते हैं MgOH का होल ट्वाइस, इसको हमने किया गर्म, ये हीट का सिंबल है। छोटी छोटी बातें देखिए, आप बताता चल रहा हूं, सिंबल ऑफ हीट, ताकि आप मैं समझता हूं कि आपको कुछ नहीं आता है, कि जो बच्चे नहीं भी जानते हो वो भी जाने। क्या है सिंबल ऑफ हीट, मतलब इससे समझ में आता है कि रिएक्शन में क्या दिया जा रहा है, हीट दिया जा रहा है। अगर आप यहां पर पढ़ते हैं, अगर आप यहां से पढ़ते हैं, तो निश्चित है कि आप बस रटेंगे ही नहीं पढ़ेंगे, रटेंगे ही नहीं पढ़ेंगे, रटेंगे ही नहीं पढ़ेंगे। तो यहां पे कंप्लीट हो गए आपके क्षार के भौतिक और रासायनिक गुण। अब बचता क्या है सर जी, उपयोग बचता है, एकदम उपयोग बचता है, ठीक है, एकदम उपयोग बचता है। चलिए तो उपयोग करते हैं इसका। चलिए उपयोग किया जाए, तो पहला उपयोग लिखेंगे क्षार के उपयोग। चलिए क्षार के उपयोग की ओर चलते हैं। स्क्रीनशॉट भाई अपना लेते रहिएगा, इसीलिए एक एक लिखवाते जा रहा हूँ धीमे धीमे, बहुत स्पीड हाई नहीं है। अगर आप लिखना भी चाहे तो आप लिख सकते हैं क्षारक के उपयोग, बस 2-3 उपयोग आप लिख लेंगे। उपयोग पूछता नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए। पहला जो आपका AlOH3 है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्लोराइड, सॉरी हाइड्रोक्साइड, तो आपका जो ये AlO3 है, इसका उपयोग हम वस्त्र उद्योग में, ये क्या है क्षार है, तो इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में तथा प्रति अम्ल के रूप में भी करते हैं, प्रति अम्ल के रूप में भी करते हैं। आपसे पूछ सकता है किस, ये नहीं पूछेगा आपसे कि किस मतलब अम्ल क्षार का उपयोग आप वस्त्र उद्योग में करते हैं, ठीक है। इसमें आपको ठीक है ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत बच्चे होते हैं रटने लग जाते हैं, नहीं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस लिए करते हैं, तो इसका चमड़े उद्योग में करते हैं, चमड़े उद्योग में, और खारे पानी को शुद्ध करने में, चमड़े उद्योग में। हमारा काम देखिए, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमारा काम क्या होता है कि आपको नॉलेज रहनी चाहिए। अब कुछ बच्चे रहेंगे रटने एकदम, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग वस्त्र उद्योग में होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग वस्त्र उद्योग में होता है, इसका फॉर्मूला AlOH3 होता है। नहीं, इतना इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, रटना है तो रटिए भाई। रासायनिक उपयोग पढ़िए, आएगा पेपर में, इंपॉर्टेंट भी है। अब यहाँ पे इतनी सारी आपको एंड तक याद रहने वाली है नहीं, एंड तक याद रहने वाले समय मस्त वेट कीजिए, पढ़ लीजिए एक बार, बस पढ़ के आगे बढ़ जाइए। ये सारी चीजें क्या है, पढ़िए और समझिए और आगे बढ़िए। चमड़े उद्योग में, ठीक है, और खारे पानी को, खारे भाई हमको कंप्लीट करवाना है ना, नहीं लिखवाना तो बच्चे सभी उपयोग नहीं लिखवाए, वो भी रीजन है ना। और सही बात है, पढ़ना जरूरी है, सब चीज रटना जरूरी नहीं है, सारी चीजें रखना जरूरी नहीं है, लेकिन पढ़ना एक बार जरूरी है, ठीक है। तो चमड़ा उद्योग में और खारे पानी को शुद्ध करने में, खारे पानी को शुद्ध करने में। चलिए ये हो गया खारे पानी को शुद्ध करने में। और एक लिख लिया जाए, और एक लिख लिया जाए, चलिए लिख लीजिए। एक बहुत अच्छा सा लिखवा रहा हूं कि NaOH का उपयोग साबुन बनाने में होता है, उपयोग साबुन बनाने और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है, साबुन तथा ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है। कहाँ कहाँ उपयोग होता है, साबुन बनाने में होता है और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है। और इसी के साथ हमारा यहाँ पर क्षार समाप्त हो जाता है। इसी के साथ हमारा यहाँ पर क्षार समाप्त हो जाता है। क्षार के बारे में सारी चीज पढ़े, क्षार क्या होता है, क्षार कितने प्रकार के होते हैं, क्षार के भौतिक गुण क्या है, क्षार के रासायनिक गुण क्या है और क्षार के उपयोग क्या है।
इतनी सारी चीजें हमारे लिए काफी हैं। अब कल हम लवण पढ़ेंगे, उसके बाद से एक लेक्चर और आएगा सूचकों के बारे में, और 2 लेक्चर में हमको लगता है ये भी चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चैप्टर देखिए समाप्त हो जाती है। आपका उद्देश्य चैप्टर समाप्त करना नहीं है, आपका उद्देश्य चैप्टर को पढ़ना और समझना होना चाहिए। सिलेबस खत्म करना हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें, जो चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं उसको अच्छे से समझें। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।